नमस्कार साथियों, मैं रहमत अली खान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज के हमारे अध्ययन का प्रकरण है विकारी शब्द विशेषण। विशेषण का अंतिम प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। यदि कोई सर्वनाम विशेषण की तरह प्रयुक्त होता है तो वहां फिर वह सर्वनाम नहीं रहता बल्कि सार्वनामिक विशेषण माना जाता है। साथियों, सर्वनाम का काम है संज्ञा के स्थान पर आना, लेकिन यदि वही सर्वनाम अगर संज्ञा के स्थान पर न आकर संज्ञा के साथ या संज्ञा से पहले आता है तो फिर वह सर्वनाम नहीं रहता बल्कि सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। जैसे उदाहरण है, वह लड़का बहुत ईमानदार है। यहां पर वह शब्द मूल रूप से विशेषण है, लेकिन उसके तुरंत बाद लड़का संज्ञा आई है। यहां वह शब्द लड़का संज्ञा के स्थान पर नहीं आया बल्कि संज्ञा के साथ यानी पहले आया है, इसलिए वह लड़के की विशेषता को सूचित कर रहा है, इसलिए यहां पर वह शब्द सार्वनामिक विशेषण होगा। दूसरा उदाहरण है, उस पुस्तक को पढ़ो। यहां पर भी उस शब्द सर्वनाम है, लेकिन पुस्तक संज्ञा से पहले आया है और उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण होगा। अगर ये वाक्य ऐसे लिखे जाते, वह बहुत ईमानदार है, उसे पढ़ो, तब वह शब्द लड़के संज्ञा के स्थान पर आता, इसलिए सर्वनाम माना जाता, और उसे जो शब्द है वो पुस्तक के स्थान पर आता तो वह सर्वनाम माना जाता। इसलिए साथियों, महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि कोई सर्वनाम संज्ञा शब्द से पहले आता है तो वह सर्वनाम विशेषण होगा, और यदि संज्ञा के स्थान पर आता है तो सर्वनाम होगा। जैसे कुछ उदाहरणों द्वारा इसे और अधिक स्पष्ट करते हैं। यहां पर हम 3 उदाहरण लेते हैं। जैसे वह पुस्तक अच्छी है, दूसरा उदाहरण है वह मेरी पुस्तक है, और तीसरा उदाहरण है वह पुस्तक मेरी है। साथियों, एक बार के देखने से पहले उदाहरण में वह शब्द हमें सर्वनाम लगेगा, लेकिन इसके तुरंत बाद पुस्तक संज्ञा आई है, इसलिए यहां पर वह शब्द संज्ञा के स्थान पर न आकर संज्ञा के साथ यानी पहले आया है, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण होगा। दूसरे उदाहरण में देखिए, यहां पर वह शब्द संज्ञा के स्थान पर आया है, इसलिए सर्वनाम होगा, और मेरी जो सर्वनाम है मूलतः और पुस्तक से पहले आया है, यह पुस्तक की विशेषता को बता रहा है, इसलिए मेरी शब्द यहां पर सार्वनामिक विशेषण होगा, क्योंकि यह सर्वनाम है, और जो सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताते हैं वे फिर सर्वनाम नहीं रहते, सार्वनामिक विशेषण हो जाते हैं। तीसरे उदाहरण में वह पुस्तक मेरी है। यहां पर वह शब्द संज्ञा शब्द पुस्तक से पहले आया है, इसलिए पुस्तक की विशेषता बता रहा है, पुस्तक की ओर निश्चित संकेत कर रहा है, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण है, और मेरी शब्द जो सर्वनाम है। इसलिए साथियों, सार्वनामिक विशेषण वे सर्वनाम होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर आने की बजाय संज्ञा के पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं। साथियों, मूलतः विशेषण के 4 ही प्रकार हैं, लेकिन कई विद्वान एक 5वां प्रकार व्यक्तिवाचक विशेषण भी मानते हैं, जो सही नहीं है, क्योंकि व्यक्तिवाचक विशेषण गुणवाचक विशेषण का ही एक भेद है, इसलिए उसे गुणवाचक विशेषण ही माना जाना चाहिए। क्योंकि साथियों, कई बार व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों में प्रत्यय लगाकर विशेषण बना दिए जाते हैं, जिसे व्यक्तिवाचक विशेषण मान लिया जाता है। जैसे बनारस से बन गया बनारसी। जैसे उदाहरण है बनारसी साड़ी। यहाँ पे बनारसी साड़ी में जो बनारसी विशेषण है वो बनारस व्यक्तिवाचक संज्ञा में ई प्रत्यय लगाकर बनाया गया है, इसलिए यहाँ पर यह व्यक्तिवाचक विशेषण नहीं होगा बल्कि गुणवाचक विशेषण ही है। लेकिन कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में 5वां अन्य भेद दे दिया जाता है, तो वहाँ पर हमें इसे व्यक्तिवाचक विशेषण मान लेना चाहिए। जैसे बीकानेरी भुजिया। यहाँ पर बीकानेर व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना है, बीकानेरी, और भारतीय नेता। ये सारे उदाहरण गुणवाचक विशेषण के हैं। यदि परीक्षा में 2 विकल्प दिए हों, व्यक्तिवाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण, तब हमें विद्यार्थी हित को ध्यान में रखकर व्यक्तिवाचक विशेषण मान लेना चाहिए, लेकिन मूल रूप से विशेषण 4 ही हैं। साथियों, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता के आधार पर विशेषण की 4 भेद जरूर है, लेकिन अगर बात की जाए वाक्य के स्थान के आधार पर भेदों की, तो वाक्य के स्थान के आधार पर विशेषण के 2 भेद हैं, जो हैं उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण।
उद्देश्य विशेषण वे विशेषण होते हैं जो विशेष्य से पहले आते हैं, यानी विशेष्य से पूर्व प्रयुक्त होने वाले शब्द उद्देश्य विशेषण कहलाते हैं। जैसे कहा जाए काला घोड़ा, मोटा आदमी। यहाँ पर काला और मोटा विशेषण है, ये विशेष्य शब्द घोड़ा और आदमी से पहले आए हैं, इसलिए इन्हें उद्देश्य विशेषण कहा जाता है। बात करते हैं विधेय विशेषण की, यानी वाक्य में जब विशेषण विशेष्य शब्द के बाद या क्रिया के पूर्व के रूप में प्रयुक्त होता है तो वहां पर फिर वह विधेय विशेषण कहलाता है। जैसे कहा जाए मोहन ईमानदार है, यहां पर ईमानदार विशेषण मोहन संज्ञा के बाद आया है, यानी मोहन विशेष्य के बाद आया है, इसलिए ये विधेय विशेषण है जो क्रिया के पूर्व के रूप में भी आया है। जैसे वह चतुर है, यहाँ पे सर्वनाम शब्द वह के तुरंत बाद आया है चतुर, इसलिए विशेषण है ये विधेय और क्रिया का पूरक भी है। साथियों, उपयुक्त वाक्यों में ईमानदार और चतुर विशेषण शब्द वाक्य के विधेय हैं, क्योंकि यह है क्रिया पक्ष का हिस्सा बनने के कारण विधेय विशेषण है। इन विशेषणों से क्रिया का अर्थ स्पष्ट हो रहा है, इसलिए ये क्रिया के पूरक है। लेकिन ये विशेषता मोहन संज्ञा और वह सर्वनाम की बता रहे हैं। साथियों, रूप परिवर्तन के आधार पर विशेषण के दो भेद हैं, विकारी विशेषण और अविकारी विशेषण। यानी जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के लिंग, वचन व कार्य के अनुसार बदल जाते हैं वे विकारी विशेषण कहलाते हैं। जैसे एक शब्द है अच्छा, जैसे कहा जाए अच्छा लड़का, अगर इसका लिंग परिवर्तित किया जाए तो होगा अच्छी लड़की, अगर वचन परिवर्तन किया जाए तो यह होगा अच्छे लड़के। इसलिए अच्छा जो विशेषण है वह विकारी विशेषण है। जैसे कहा जाए सुंदर लड़का, सुंदर लड़की और सुंदर लड़के, यहाँ पे सुंदर जो विशेषण है वो लिंग और वचन के अनुसार बदल नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पर सुंदर विशेषण अविकारी विशेषण होगा। जैसे अन्य उदाहरण है भारी लकड़ी, भारी पत्थर, भारी शब्द भी अविकारी विशेषण है। अब बात करते हैं विशेषण की अवस्थाओं की। विशेषण की 3 अवस्थाएं मानी जाती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था वह अवस्था होती है जब कोई विशेषण शब्द वाक्य में अपने मूल रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे कहा जाए रमेश एक अच्छा खिलाड़ी है, सोहन एक चतुर बालक है। यानी वह अवस्था जिसमें एक संज्ञा या सर्वनाम की किसी दूसरे या संज्ञा सर्वनाम से तुलना नहीं की जाती है। दूसरी अवस्था है उत्तरावस्था। जब कोई विशेषण शब्द 2 पदार्थों की तुलना करने के लिए प्रयुक्त होता है तो वहां विशेषण की उत्तरावस्था मानी जाती है। इस अवस्था में या तो मूल विशेषण से पहले शेष शब्द जोड़ दिया जाता है या फिर विशेषण के बाद अगर कोई शब्द पुल्लिंग है तो उसमें तर और स्त्रीलिंग है तो तरा प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। जैसे राम मोहन से अच्छा लड़का है, या कह सकते हैं कि राम मोहन से पटु बालक है। साथियों, उत्तरावस्था में मूल विशेषण के साथ शेष शब्द ही जोड़ा जाता है और अगर शब्द दिया हो पटु तो उसकी उत्तरावस्था हो जाएगी पटुतर। तीसरी अवस्था है उत्तमावस्था, यानी जब कोई विशेषण शब्द अनेक पदार्थों में से किसी एक पदार्थ की श्रेष्ठता या हीनता प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होता है तो वहां उसकी उत्तमावस्था मानी जाती है। यानी जब किसी संज्ञा या सर्वनाम की तुलना अनेक संज्ञा या सर्वनाम से की जाती है। इस अवस्था में या तो मूल विशेषण शब्द से पहले सबसे शब्द का प्रयोग किया जाता है या फिर मूल विशेषण के बाद तम या तमा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन सबसे अच्छा लड़का है, या फिर कहा जाए मोहन कक्षा का पटुतम बालक है। जैसे उच्च शब्द जो मूल विशेषण है इसलिए मूल अवस्था है ये, और इसमें तर प्रत्यय लग के बन गया उच्चतर तो ये होगी उत्तरावस्था, और तम प्रत्यय लगाने से हो गया उच्चतम तो ये उत्तमावस्था हो गई। इसी प्रकार लघु से लघुतर और लघुतम क्रमशः उत्तरावस्था और उत्तमावस्था के प्रकार हैं। साथियों, विशेषण की उत्तमावस्था बनाने के लिए कई बार 2 प्रत्ययों को एक साथ जोड़ दिया जाता है जो अशुद्ध प्रयोग माना जाता है। जैसे गोपाल श्रेष्ठ बालक है, यहां पर श्रेष्ठ विशेषण उत्तमावस्था है इसलिए इसका तम प्रत्यय लगाकर श्रेष्ठतम बनाना अशुद्ध प्रयोग है, क्योंकि श्रेष्ठ शब्द में श्री, धन,
इष्टन प्रत्यय का योग है, इसलिए यहां पर अन्य प्रत्यय लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह अशुद्ध प्रयोग माना जाएगा। साथियों, कई बार विशेषण संज्ञा की भूमिका भी अदा करते हैं। जैसे यदि विशेषण संज्ञा के पहले न आकर संज्ञा को गायब कर संज्ञा के स्थान पर आ जाए तो वह स्वयं संज्ञा बन जाते हैं। जैसे कहा जाए गरीब लोगों की मदद करो, यहाँ पे गरीब शब्द है वो विशेषण है, लेकिन इसी विशेषण का अगर बहुवचन में प्रयोग किया जाए, उसका बहुवचन बना दिया जाए, जैसे गरीब से हो गया गरीबों, और यहाँ से जो संज्ञा है उसको गायब कर दिया जाए तो ये होगा गरीबों की मदद करो, तब फिर विशेषण विशेषण न होकर संज्ञा बन जाता है। जैसे बड़ा का बहुवचन हो गया बड़ों, जैसे कहा जाए बड़ों का आदर करो, तो यहाँ पर बड़ा जो मूल विशेषण था बहुवचन में प्रयोग होने पर यह जातिवाचक संज्ञा बन गया। साथियों, कई बार भाववाचक संज्ञा और गुणवाचक विशेषण को पहचानने में भ्रांति हो जाती है। साथियों, विशेषण और संज्ञा को पहचानने का सामान्य सा तरीका यह है कि विशेषण किसी संज्ञा शब्द के पहले आता है और संज्ञा जो खुद संज्ञा होती है, इसलिए वह किसी अन्य संज्ञा के पहले नहीं आ सकती। जैसे उदाहरण के द्वारा इसे स्पष्ट करते हैं। जैसे पूछा जाए लाल शब्द संज्ञा है या फिर विशेषण है, तो इसके तुरंत बाद हम संज्ञा शब्द लगाकर देखते हैं। जैसे लाल के तुरंत बाद हमने लगा दिया कपड़ा, तो ये हो गया लाल कपड़ा। यदि शब्द किसी की विशेषता बताता है तो वो विशेषण होगा। जैसे लाल शब्द कपड़ा की विशेषता बताता है, ये कपड़े के लिए आया है, इसलिए यहाँ पे लाल विशेषण होगा। अगर इसकी जगह ललाई शब्द रखा जाए तो ललाई कपड़ा, तो ललाई कपड़ा नहीं हो सकता कोई, इसलिए ललाई यहाँ पर भाववाचक संज्ञा होगी। जैसे एक शब्द है दया और दूसरा शब्द है दयालु, तो इनमें से हमें देखना है कि विशेषण और संज्ञा कौन सी है। तो दया के बाद में हम संज्ञा लगा के देखते हैं। जैसे दया व्यक्ति या दया आदमी, यहाँ दोनों शब्दों का मेल सही नहीं बैठता है, यानी दया व्यक्ति या दया आदमी नहीं हो सकता। अगर इसकी जगह हम रखें दयालु व्यक्ति, तब सही मेल बैठेगा। इसलिए व्यक्ति की विशेषता बता रहा है कि वो दयालु है, इसलिए ये विशेषण होगा। जैसे कमजोर शब्द है और एक है कमजोरी। अब कमजोर के बाद में हम कोई संज्ञा लगाते हैं, जैसे कमजोर लड़का, बिल्कुल सही मेल बैठता है। यहाँ पर कमजोर शब्द है, लड़के की विशेषता बता रहा है, और यहाँ पर अगर हम कमजोरी शब्द लगा दें, जैसे कमजोरी लड़का, तो यहाँ पर सही मेल नहीं बैठता, इसलिए दोनों संज्ञाएं एक साथ नहीं आ सकती, इसलिए कमजोरी है वो भाववाचक संज्ञा है। साथियों, यह था विकारी शब्द विशेषण का विस्तृत विवेचन। अगले वीडियो में हम एक नए प्रकरण के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त रहमत अली खान को।